वेलकम बैक। केम सीरीज 2021 साइंस लेवल 2 के लिए या रीट लेवल 2 के लिए हम पहला टॉपिक लेकर प्रारंभ कर रहे हैं, जो कि सिलेबस के अंदर इकाई 4 के अंदर मेंशन है। और इकाई 4 के अंदर आपके लिखा हुआ है पदार्थ की संरचना, पदार्थ व पदार्थ का वर्गीकरण। यहाँ पर हम पदार्थ के वर्गीकरण को लेकर प्रारंभ कर रहे हैं, जिसमें पदार्थ की परिभाषा आपको पता होनी चाहिए। पदार्थ किसे कहा जाता है? प्रकृति में विद्यमान वे वस्तुएं जिसमें द्रव्यमान होता है तथा जो स्थान घेरती है, उन सभी वस्तुओं को हम किस नाम से प्रदर्शित करते हैं? पदार्थ के नाम से। तो पदार्थ में दो गुण अनिवार्य है, स्थान घेरने की प्रकृति होनी चाहिए और द्रव्यमान होना चाहिए। उन्हीं को हम पदार्थ के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और अगर वर्गीकरण किया जाए तो हम ब्रह्मांड को दो भागों में विभाजित करते हैं, जिसमें एक को पदार्थ और उसके साथ में निहित ऊर्जा के रूप में इसको प्रदर्शित किया जाता है। तो ब्रह्मांड दो भागों से मिलकर बना है, पदार्थ और ऊर्जा। ऊर्जा और पदार्थ मिलकर के ब्रह्मांड का निर्माण या यूनिवर्स का निर्माण करते हैं, जिसमें ऊर्जा को हम पुनः दो भागों में विभाजित करते हैं। पहली है ऊष्मा ऊर्जा और दूसरी है प्रकाश ऊर्जा के रूप में। वैसे तो ये डिटेल में काफी आगे प्रयुक्त किया जाता है, लेकिन यहाँ सामान्य रूप से हम ऊष्मा और प्रकाश के रूप में इसको प्रदर्शित करते हैं। ऊष्मा के रूप में यदि ऊर्जा दी गई है तो उसे हम क्वांटा कहते हैं और प्रदर्शित किया जाता है H इंटू न्यू के रूप में, अर्थात E बराबर H न्यू। ऐसे ही अगर प्रकाश के रूप में ऊर्जा है तो उसे फोटोन कहते हैं और इसे भी E इक्वल टू H न्यू के रूप में प्लांक संबंध के द्वारा प्रदर्शित किया जाता है, जिसमें H प्लांक नियतांक है, E ऊर्जा है और न्यू उसकी आवृत्ति के रूप में प्रदर्शित की गई है। इसके अलावा पदार्थ परिभाषित अपने कर लिया है। दो प्रकार के गुण इसमें होते हैं, एक तो द्रव्यमान अनिवार्य रूप से पाया जाता है और नंबर 2 यह स्थान घेरता है, और इसीलिए इसे हम नाम देते हैं पदार्थ। पदार्थ को हम भौतिक रूप से यदि विभाजित करें तो इसे हम, या सामान्य रूप से इसको विभाजित किया जाए तो इसे दो भागों में विभाजित करते हैं। एक है शुद्ध पदार्थ और दूसरा है मिश्रण या मिश्रित पदार्थ। शुद्ध पदार्थ किसे कहा जाता है या कौन से हैं? तो शुद्ध पदार्थ के अंदर हम यूज करते हैं तत्व अर्थात एलिमेंट, और दूसरे हैं यौगिक या इसको कहा जाता है कंपाउंड। कंपाउंड भी शुद्ध है या यौगिक शुद्ध है और तत्व भी उसकी शुद्ध अवस्था को, पदार्थ की शुद्ध अवस्था को दर्शाते हैं। इसके अलावा यदि मिश्रित पदार्थ या मिश्रण की बात करें तो मिश्रण दो प्रकार के हैं, समांगी या होमोजीनियस मिश्रण और दूसरे हैं विषमांगी मिश्रण या हेटेरोजीनियस मिश्रण। समांगी मिश्रण को हम उदाहरण के रूप में प्रदर्शित करें तो विलयन ही शब्द समांगी मिश्रण के लिए प्रयुक्त किया जाता है। यदि दो या अधिक पदार्थों का समांगी मिश्रण है जो एक प्रावस्था का निर्माण करता है तो उसे हम विलयन कहते हैं, और अगर मिश्रण में दो या दो से अधिक प्रावस्थाएं हैं तो उसे विषमांगी मिश्रण कहा जाता है। और विषमांगी मिश्रण को यहाँ पर दो नामों से प्रदर्शित किया है, कॉलॉइड विषमांगी मिश्रण है और निलंबन भी विषमांगी मिश्रण है। और अगर विलयन, कॉलॉइड और निलंबन के अंदर आकार की बात की जाए, जो अवयवी कण है उनके आकार की बात की जाए, तो विलयन के अंदर कणों का आकार सबसे सूक्ष्म या छोटा होता है, कॉलॉइड में उससे बड़ा होता है और निलंबन में उससे भी बड़ा होता है। इस तरीके से आकार बढ़ता जाता है। निलंबन गुरुत्वाकर्षण द्वारा निलंबित कणों को नीचे सेटल कर देता है, जबकि कॉलॉइड के कणों के ऊपर गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता और विलयन के कणों पर भी गुरुत्वाकर्षण का कोई प्रभाव नहीं होता। लेकिन यहाँ पर निलंबन के कणों का सेटलमेंट हो जाता है, जिसमें जैसे रेत के कण को पानी में अगर घोल दिया जाए और घोल कर छोड़ दिया जाए तो ये प्राप्त निलंबन समय के साथ में धीरे धीरे उन रेत के कणों को सेटल करके नीचे एकत्रित कर देता है, जबकि कॉलॉइड के अंदर इस प्रकार की प्रक्रिया नहीं होती। और कॉलॉइड का सबसे बढ़िया एग्जाम्पल जनरली दूध अगर है तो दूध कॉलॉइडी प्रकृति को या कॉलॉइड है, और इस कॉलॉइड को हम क्या नाम देते हैं? इसे पायस कहा जाता है। इसके बाद में पदार्थ। पदार्थ के अंदर परिभाषा पहले ले चुके हैं, वे भाग या वस्तुएं जिनमें द्रव्यमान होता है, स्थान घेरती है, उसको पदार्थ कहते हैं। पदार्थों का वर्गीकरण, और इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, पदार्थ यहाँ पर 5 भागों में विभाजित किए गए हैं, जिसमें हम अगर पदार्थ के आकृति और
उस पदार्थ के आयतन के आधार पर विभाजित करें तब तो पदार्थ 3 है, ठोस, द्रव, गैस, लेकिन कुल हम 5 प्रकार के पदार्थों को यहाँ प्रदर्शित करते हैं, जिसमें पहला है ठोस, दूसरा द्रव, तीसरा प्लाज्मा, ये गैस अवस्था, चौथी प्लाज्मा अवस्था और पांचवी बीईसी बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट कहा जाता है या बोस आइंस्टाइन संघनित कहा जाता है। कंडेंसेट की जगह आप संघनित कर दीजिए, बाकी ये नाम कंप्लीट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमारे पास में 3 प्रावस्थाएं शुरुआत में, जो कि आकृति आयतन के आधार पर। तो अगर आकृति आयतन पदार्थ का निश्चित है तो ठोस प्रावस्था या अवस्था, और यदि आकृति परिवर्तनशील अनिश्चित है लेकिन आयतन निश्चित है तो उसको द्रव प्रावस्था कहेंगे और गैस द्रव अवस्था कहेंगे। और गैस अवस्था के अंदर आकृति आयतन दोनों ही निश्चित नहीं होते हैं, जो पात्र के रूप में आकृति आयतन परिवर्तित होते रहते हैं। यदि हम ठोस को गर्म करें तो गर्म करने से ठोस द्रव प्रावस्था में परिवर्तित होता है, और यदि गर्म कर दिया जाए तो द्रव से वाष्प या गैस प्रावस्था या गैस अवस्था प्राप्त होती है, और गैस को यदि और अधिक गर्म कर दिया जाए तो प्लाज्मा प्राप्त होता है, जो इंपॉर्टेंट चौथी प्रावस्था को प्रदर्शित करता है। तो क्रम से है, और अगर इन सभी को अति न्यून ताप तक ठंडा कर दिया जाए तो अंतिम प्रावस्था, जिसको हम 5th स्टेट कहते हैं, ध्यान रखना 4th स्टेट कौन सी है, क्रम से ध्यान रखना, प्लाज्मा 4th स्टेट। लेकिन पदार्थ की 5th स्टेज की बात की जाए तो 5वीं अवस्था कौन सी है, बीईसी कहलाती है, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। जिसमें कौन से बोस है, ये आपको नाम ध्यान रखना है, डॉक्टर SN बोस के लिए या बोस के नाम के आधार पर ही रखा गया है। और बोसोन शब्द भी आपने सुना होगा, वो भी इन्हीं वैज्ञानिक के नाम पर रखा गया है, सत्येंद्र नाथ बोस के नाम पर बोस, और अल्बर्ट आइंस्टीन के नाम पर आइंस्टीन और कंडेंसेट अवस्था नामकरण किया गया, बीईसी स्टेट कहलाती। तो 5th स्टेट पूछे, 5वीं अवस्था पूछे तो बीईसी, और चौथी अवस्था पूछे तो प्लाज्मा अवस्था कहलाती है। और प्लाज्मा वास्तव में है क्या, जनरेट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। क्यों? क्योंकि पदार्थ के अंदर गैस को यदि अति उच्च ताप तक गर्म कर दिया जाए तो प्लाज्मा अवस्था के अंदर धनायन और ऋणायन एक निश्चित क्रम में व्यवस्थित होते हैं, और इसी अवस्था को हम क्या नाम देते हैं, प्लाज्मा अवस्था कहते हैं। जिसमें गैस अवस्था के अंदर इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में, और बाकी जो कर्नेल पीछे धनावेशित आयन बचा हुआ है ये भी मुक्त अवस्था में रहता है, तो उसी को हम प्लाज्मा स्टेट कहते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसकी हम एक एक करके व्याख्या करते हैं। और इसमें यहाँ पर आपको एक नाम ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है, सुपर कोल्ड स्टेट 0 केल्विन पर जो बोसोन है, तो गैस ऑफ बोसोन कूल्ड एट 0 केल्विन, 0 केल्विन तक ठंडी की गई बोसोन की गैस को ही हम, या गैस के बोसोनिक कणों को ही हम यहाँ पर बीईसी स्टेट कहते हैं। पदार्थ के भेद, पदार्थ के भेद के अंदर ये भी पार्ट के अंदर आपके दे रखा है, तो आपको ध्यान रखना है। पदार्थ के भेद में आकृति आयतन के आधार पर पदार्थों को हमने 3 भौतिक भागों में विभाजित किया है, जिसमें आपको आकृति और आयतन ध्यान रखना है, आकार और आयतन नहीं, आकृति और आयतन के आधार पर हम इसको 3 भागों में, भौतिक भागों में विभाजित करते हैं। ठोस, जिनमें दोनों निश्चित होते हैं, एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं। ऐसे द्रव में आयतन निश्चित होता है लेकिन आकृति निश्चित नहीं होती है, उसके एग्जाम्पल आपको ध्यान रखना है। जिसमें द्रव पात्र की आकृति को ग्रहण करता है, इसके एग्जाम्पल आपको दिए हुए। इसी तरीके से द्रव के अंदर 2 इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है, H2 और ब्रोमीन दे रखा है, लेकिन ब्रोमीन आपको ध्यान रखना है, ब्रोमीन एकमात्र अधातु तत्व है जो कि द्रव अवस्था के अंदर पाया जाता। तत्व है पहली चीज, नंबर 2 अधातु है, और नंबर 3 मात्र अधातु जो द्रव अवस्था में उपस्थित है। तो द्रव अवस्था में अधातु है और द्रव अवस्था में अधातु है, और ये मात्र अधातु प्रकृति में पाया जाने वाला और तत्व है, ये ध्यान रखना। ऐसे ही सेकंड है गैस स्टेट, आकृति व आयतन दोनों अनिश्चित होते हैं, और ये पात्र की आकृति आयतन ग्रहण कर लेते हैं, जिसके अंदर गैसेज के एग्जाम्पल दिए गए हैं। जिसमें PH3 का नाम यहाँ पे फॉस्फीन लिखा गया है, वास्तव में इसका नाम है फॉस्फेन कहा जाता है, PHOSPHANE, फॉस्फीन वैसे कुछ बुक्स में लिखा है, लेकिन सही शब्द है। हम यहाँ पर
IUPAC के आधार पर जो नाम दिया गया वो फॉस्फेन कहा जाता है, अनुलग्न ANE आना चाहिए। इसके अलावा बाकी एग्जाम्पल आपको दे रखे हैं, गैस अवस्था के एग्जाम्पल हैं, और इसमें HF, HCl, H2S और अमोनिया ये भी गैसेज के एग्जाम्पल हैं। और ज़्यादातर इसमें एग्जाम्पल में गैस जो कि तत्व के उदाहरण भी हैं और यौगिक के एग्जाम्पल भी हैं। कौन से हैं वो भी जरूरत नहीं है, नेक्स्ट क्लास के अंदर प्रदर्शित होगा। अब आता है चौथी अवस्था, और इस अवस्था को हम कहते हैं प्लाज्मा स्टेट। प्लाज्मा वास्तव में क्या है? उच्च ताप पर गर्म की गई गैस जिसमें मुक्त इलेक्ट्रॉन और कर्नेल या धनायन होते हैं, उन धन आवेश, धनायन और ऋणायन युक्त आवेशित संरचना को ही प्लाज्मा स्टेट कहा जाता है। तो प्लाज्मा, इरविंग लैंगम्यूर ने इसका या इस अवस्था का नामकरण प्लाज्मा किया है। उच्च ऊर्जा युक्त आयनिक गैस अवस्था प्लाज्मा कहलाती है, जिसमें बहुत अधिक ऊर्जा निहित होती है। इसमें कोर व इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं। अब कोर किसको कहा जाता है? जैसे यदि मैं हीलियम की बात करता हूं और इसमें से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया जाए तो हीलियम क्या हो जाएगा? धनायन हो जाएगा। और इसके साथ में इस धनायन और इलेक्ट्रॉन युक्त जो गैस अवस्था है जो उच्च ताप पर स्थायी रहती है, इसी को, जिसमें H+ को कर्नेल कहेंगे और मुक्त इलेक्ट्रॉन युक्त जो अवस्था बनेगी जो प्लाज्मा अवस्था के नाम से जानी जाती है, और इसका नामकरण इरविंग लैंगम्यूर के द्वारा किया गया है। इसमें कोर व इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, अतः ये विद्युत की सुचालक है। चूंकि इसमें मुक्त आयन है इसलिए ये विद्युत का संचरण आयनों और इलेक्ट्रॉनों के माध्यम से करती है। इसमें एग्जाम्पल आप देखें, स्काईलाइट, सूर्य या नभ की जो रोशनी है, नभ रोशनी को इसके द्वारा या इस अवस्था के रूप में दर्शाते हैं। सूर्य चारों तारों की जो चमक है वहां पर भी उच्च ताप है जिसमें सभी आयन और इलेक्ट्रॉन मुक्त अवस्था में होते हैं, तो उनकी चमक का कारण भी यही अवस्था प्लाज्मा अवस्था है। ऐसे आयन मंडल अर्थात जो पृथ्वी की वायुमंडल है, वायुमंडल में सबसे ऊपरी परत जो आयन मंडल है वो आयन मंडल भी प्लाज्मा अवस्था से निर्मित होता है। इसी तरीके से CFL, जिसका पूरा नाम है कंडेंस्ड फ्लोरेसेंट लाइट, जो बल्ब के रूप में हम CFL बल्ब यूज करते हैं या CFL लाइट्स यूज कर रहे हैं, वो भी इस अवस्था के रूप में ही रोशनी उत्पन्न करती है। इसी तरीके से संघनित प्रदीप्त प्रकाश, इसी का हिंदी नामकरण है। नियॉन बल्ब, उसमें भी ये अवस्था। ट्यूबलाइट के अंदर मरकरी की उपस्थिति में अवस्था। ऑर्गन बल्ब, उसमें भी। प्लाज्मा स्प्रिंग पेंट, जो कार गाड़ियों के रूप में कलर या पेंट करने के लिए हम काम में लेते हैं, वो भी आवेशित आयन है जो आवेशित धातु सतह के ऊपर आसानी से जाकर के एक समांगी परत का निर्माण करते हैं। ऐसे फ्लोरोसेंट लाइट, जिसमें वेल्डिंग के अंदर जो लाइट उत्पन्न हो रही है या जो विद्युत आर्क उत्पन्न हो रहा है वहां पर भी प्लाज्मा अवस्था उत्पन्न होती है। इसी तरीके से आर्च डिस्चार्ज लाइटिंग के अंदर भी यही प्लाज्मा ये अवस्था उपस्थित होती है। और पदार्थ की ये चौथी अवस्था है। कौन सी है? फोर्थ स्टेट। इसमें नाम आपको फोर्थ स्टेट ही ध्यान रखना है। उसके बाद में हम लास्ट अवस्था की बात कर रहे हैं जो कि है BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और बोस आइंस्टीन कंडेंसेट फुल फॉर्म आपको ध्यान रखना है, संगणित के नाम से प्रदर्शित करते हैं। और बोस कौन से हैं, पूरा नाम यहाँ पर लिखा है, और आइंस्टीन का नाम भी पूरा लिख रखा है, एल्बर्ट आइंस्टीन और सत्येंद्रनाथ बोस। ये सुपर कूल्ड स्टेट है, इंपॉर्टेंट ध्यान रखना, ये आपके प्रश्न बनता है इसके ऊपर। सुपर कूल्ड स्टेट, पदार्थ की कौन सी अवस्था सुपर कूल्ड स्टेट या अति शीतित अवस्था के रूप में होती है, तो वो हो जाएगी कौन सी? BEC, बोस आइंस्टीन कंडेंसेट। और ये अवस्था का नामकरण बहुत पहले किया जा चुका था, लेकिन ये अवस्था अभी कुछ ही समय पहले ही प्राप्त वैज्ञानिकों के द्वारा प्राप्त की गई है, इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर प्रश्न पूछने की संभावना रहती है। न्यून घनत्व युक्त गैस की अवस्था को ही हम BEC के नाम से प्रदर्शित करते हैं, जिसमें सुपर फ्लूइड का एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है। हीलियम 4 फॉर्मिंग बोसोनिक कूपर पेयर ऑफ 2 एटम्स है, उसी को हम यहाँ पर BEC के रूप में प्रदर्शित करते हैं। तो कूपर पेयर से एक तो शब्द ध्यान रखना, और 2 हीलियम एटम्स जिसमें हीलियम 4 फॉर्मिंग बोसोनिक कूपर पेयर है, उसको हम BEC के रूप में प्रदर्शित करते हैं। और प्रयोगशाला में सबसे मुश्किल से प्राप्त होने वाली अवस्था कौन सी है? BEC, जिसको प्राप्त करने में कई साल लग गए, और अभी कुछ समय पहले ही ये अवस्था प्रयोगशाला के अंदर प्राप्त की गई है। उसके बाद में नेक्स्ट हम बात कर रहे हैं
तत्व और तत्वों के प्रतीक और तत्वों की उपलब्धता। सर्वप्रथम तत्व परिभाषा क्या है? सरलतम रूप में पूछे तो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित होने वाले पदार्थों को तत्व कहते हैं। ये इसकी बिल्कुल सरल परिभाषा है। तत्व को किसी भी सरल भौतिक और रासायनिक विधि के द्वारा न तो बनाया जा सकता है न ही विघटित किया जा सकता है, और उसे ही हम तत्व कहते हैं। और अधिकतर एग्जाम के अंदर जो प्रश्न पूछा गया है वो एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित अवस्थ पदार्थ को तत्व के नाम से जाना जाता है। इंग्लिश में इसी को एलिमेंट कहते हैं। तो तत्व या एलिमेंट क्या है? सामान्य भौतिक और रासायनिक विधियों द्वारा इसे न तो निर्मित और न ही विघटित किया जा सकता है, लेकिन केवल नाभिकीय अभिक्रियाओं के अंदर ही हम इस तत्व को निर्मित कर सकते हैं, जिसमें परमाणु क्रमांक Z92 के बाद वाले जितने भी तत्व हैं जिनको हम नाम देते हैं मैन मेड एलिमेंट, और इन मैन मेड एलिमेंट्स को प्रयोगशालाओं में नाभिकीय संक्रियाओं के द्वारा निर्मित किया गया है, और ऐसी स्थिति में हम नए तत्व बना सकते हैं। लेकिन सामान्य भौतिक रासायनिक विधियों द्वारा तत्व को बनाना या विघटित करना संभव नहीं है। जैसे एटम बम का पूछा जाए तो एटम बम वास्तव में क्या है? ये तत्व के विघटन द्वारा नए तत्व बनने की प्रक्रिया को, जिसको हम नाभिकीय विखंडन कहते हैं। जैसे हाइड्रोजन बम की बात की जाए, इसमें नाभिकों के संलयन के द्वारा नए तत्वों का निर्माण होता है, जो कि हम नाभिकीय संलयन अभिक्रिया के रूप में प्रदर्शित करते हैं। हाइड्रोजन बम उसका एग्जाम्पल है। और ऐसा ही सूर्य और तारों के अंदर जो चमक और ऊष्मा उत्पन्न करने की प्रक्रिया है वो भी नाभिकीय संलयन का ही उदाहरण है। नाभिकीय संलयन और विखंडन के अंदर ही तत्व बनाए या तोड़े जा सकते हैं। परिभाषा: एक ही प्रकार के परमाणुओं से निर्मित पदार्थ को ही हम क्या कहते हैं? तत्व। कोई भी पदार्थ जिसमें एक ही प्रकार के परमाणु हैं उसी को हम तत्व कहते हैं। ऐसे तत्वों के एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है जिसमें परमाणविक व आणविक गैसें। परमाणविक गैसें कौन सी हैं? उत्कृष्ट गैसों को परमाणविक गैसें कहते हैं, क्योंकि इसमें एक स्वतंत्र परमाणु या परमाणु भी स्वतंत्र अवस्था में रह सकता है। हाइड्रोजन, हीलियम, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, जिनॉन, रेडॉन आदि। ऐसे ही आणविक गैसें। आणविक गैसों के अंदर अणु होते हैं लेकिन एक ही प्रकार के परमाणु उसमें पाए जाते हैं, जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ओजोन, ये सभी तत्व की श्रेणी में आते हैं। इसी तरीके से P4 वादी भी श्रेणी में। लेकिन यहाँ पर एग्जाम्पल लिया आणविक गैसें, ये सभी अणु अवस्था में है। ऐसे ही आणविक द्रव के अंदर केवल बैंगनी ये ब्रोमीन ही इसके अंदर उपस्थित रहती है, और ये लाल भूरे रंग की गैस के रूप में पाई जाती है। बैंगनी ने इसका रंग लाल भूरा होता है ब्रोमीन का। तो ब्रोमीन लाल भूरे रंग का द्रव है और मात्र अधातु द्रव अवस्था में पाई जाने वाली है, उसका नाम है ब्रोमीन। मात्र अधात्विक तत्व जो द्रव अवस्था में पाया जाता है। इसके अलावा आणविक ठोस, ये आणविक गैसें थी, अब आणविक ठोस, ये नाम आपको ध्यान रखना है। C60 बकमिंस्टर फुलरिन कहलाती है। C60 को हम फुलरिन है, लेकिन बकमिंस्टर फुलरिन के लिए C60 का ही उपयोग किया जाता है। C60 को ही बकमिंस्टर फुलरिन कहते हैं। इसके अलावा S8 सल्फर में 8 परमाणु मिलकर एक अणु बनाते हैं। ऐसे फास्फोरस में 4 परमाणु मिलकर के फास्फोरस के एक अणु का निर्माण करते हैं। चूंकि इन सभी में परमाणु एक ही प्रकार के हैं, इसीलिए इनको क्या कहा गया है? तत्व कहा गया है। परमाणुकता, ये भी तत्व से रिलेटेड एक शब्द है, इंपॉर्टेंट है। परमाणुकता किसे कहते हैं? तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता या एटोमिसिटी कहा जाता है। ठीक है, नंबर ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन वन मॉलिक्यूल ऑफ एनी एलिमेंट इज कॉल्ड एज एटोमिसिटी। जैसे एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता, जैसे H2 में कितने परमाणु हैं? 2, परमाणुकता 2 हो जाएगी। ओजोन में परमाणुकता कितनी होगी? 3, क्योंकि ओजोन में ऑक्सीजन के 3 परमाणु होते हैं। ऐसे P4 में 4 परमाणु मिल रहे हैं तो फास्फोरस की परमाणुकता 4। ऐसे सल्फर में 8 परमाणु मिल रहे हैं, परमाणुकता 8 हो गई। ऐसे बकमिंस्टर फुलरिन में 60 परमाणु मिल रहे हैं तो परमाणुकता कितनी? 60। तो तत्व के लिए ही परमाणुकता शब्द काम आता है, और परमाणुकता को एटोमिसिटी कहते हैं। और एक अणु में किसका? तत्व का, यौगिक नहीं, तत्व के एक अणु में उपस्थित परमाणुओं की संख्या को परमाणुकता कहते हैं। जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट परमाणुकता ये ध्यान रखनी है, बकमिंस्टर फुलरिन की परमाणुकता 60 होगी, जिसमें गोल गुंबदाकार फुटबॉल के आकार की
कार्बन 60 कार्बन की एक गोलाकार संरचना बनती है, उसी को बकमिस्टर फुलरीन कहा जाता है। तत्वों के उदाहरण एग्जाम्पल हैं और इसको जल्दी जल्दी कंप्लीट करते हैं। जालक ठोस में हीरा, ग्रेफाइट, फुलरीन, कार्बन ट्यूब्स CNT के रूप में, कार्बन नैनो ट्यूब्स एग्जाम्पल के रूप में लिखा गया है। शुद्ध धातुएं सारी के सारी तत्व हैं, चाहे प्लेटिनम, गोल्ड, सिल्वर, कॉपर, एल्यूमिनियम, आयरन। ऐसे ही अधातु में, शुद्ध अवस्था में अधातु जिसमें कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हीलियम, नियॉन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, हाइड्रोजन। ऐसे ही उपधातु, ये इंपॉर्टेंट है, आप इसको अच्छी तरह से ध्यान रखना। 6 उपधातुएं हैं जो NCERT बुक के अंदर प्रदर्शित की गई है, वही एग्जाम्पल आप मान्य रखें, क्योंकि कहीं कंट्रोवर्सी होगी तो हम उसी को स्टैंडर्ड मान के उसका राइट आंसर प्रदर्शित करेंगे। तो यहाँ ध्यान रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम और टेल्यूरियम, ये 6 उपधातु तत्व के रूप में प्रदर्शित किए गए। वापिस ध्यान रखना, सिलिकॉन, जर्मेनियम, आर्सेनिक, एंटीमनी, सेलेनियम, टेल्यूरियम, ये विकर्ण रेखा जो है उसके आसपास वाले तत्व हैं। विकर्ण रेखा के अंदर SI, AS, फिर TE, ये 3 हो गई। इसके अलावा TE से ऊपर का तत्व SE शामिल है, सिलिकॉन के नीचे का तत्व गैलियम शामिल है, आर्सेनिक के नीचे का तत्व एंटीमनी शामिल है। और इन सभी को हम विकर्ण रेखा के अंदर अगर प्रदर्शित करें, इस तरह से होती है, तो उसमें विकर्ण रेखा के आसपास के 6 तत्व मिला करके यहाँ पर 6 उपधातु माने गए हैं, जिसमें बोरॉन उपधातु में नहीं रखा गया है। सॉरी, ये गैलियम नहीं है, जर्मेनियम है। सिलिकॉन, जर्मेनियम, गैलियम एल्यूमिनियम के नीचे आता है, जर्मेनियम है। इसके अलावा शुद्ध कोयला कोक, जो कि अपचायक के रूप में प्रयुक्त किया जाता है, ये भी तत्व है, क्योंकि इसमें सभी परमाणु कार्बन के ही होते हैं। तो कोक कार्बन या कोयले का सबसे शुद्ध रूप है, तो इसमें चूंकि एक ही प्रकार के परमाणु कार्बन के ही होते हैं, इसलिए इसको भी हम क्या कहते हैं, तत्व कहते हैं। ऐसे ही सक्रिय चारकोल या एक्टिवेटेड चारकोल में भी कार्बन परमाणु होते हैं, जैसे काजल है, उसमें जो लुब्रिकेंट वगैरह हटा दिए जाएं तो प्योर वो जो ब्लैक चूर्ण है उसी को हम यहाँ पर किस रूप में दर्शाते हैं, तत्व के रूप में प्रदर्शित करते हैं। ऐसे ही रेडियो सक्रिय तत्व, रेडियो सक्रिय तत्वों के अंदर जैसे रेडॉन, रेडियम 92, यूरेनियम, थोरियम, ये सभी रेडियो सक्रिय, जैसे पोलोनियम, ये सभी रेडियो सक्रिय तत्व हैं। अस्थायी नाभिक, रेडियो सक्रिय तत्व किसे कहते हैं, अस्थायी नाभिक युक्त तत्व जो सतत रूप से 3 विकिरण अल्फा, बीटा, गामा विकिरण उत्सर्जित करते हैं, उन्हीं को हम रेडियो सक्रिय तत्व कहते हैं। जिसमें गामा विकिरण केवल ऊर्जा विकिरण है, जिसमें द्रव्यमान नहीं होता, जबकि बीटा ऋणावेशित कण है जो कि नाभिक की इलेक्ट्रॉन के रूप में प्रदर्शित किए जाते हैं। अर्थात नाभिक में जैसे ही न्यूट्रॉन जो दिया गया है, ये न्यूट्रॉन, इसको इस रूप में प्रदर्शित करें, न्यूट्रॉन जैसे ही प्रोटॉन में परिवर्तित होता है तो इसमें से जो कण निकलेगा उसी कण को यहाँ पर बीटा कण के रूप में दर्शाया जाता है। चूंकि ये इलेक्ट्रॉन है लेकिन नाभिक से निकल रहे हैं, तो इन्हीं इलेक्ट्रॉनों को हम क्या कहते हैं, बीटा रेडिएशन कहा जाता है, और ये सभी नाभिक से ही निष्कासित होती हैं। ऐसे ही अल्फा, इसे हीलियम 4 नाभिक भी कहा जाता है, और इसके ऊपर 2+ चार्ज होता है, जिसमें 2 न्यूट्रॉन और 2 प्रोटॉन मिला करके हीलियम नाभिक बनती है, जिस पर आवेश कितना है, 2+, तो इसे हीलियम नाभिक भी कहा जाता था। अल्फा विकिरण हीलियम नाभिक है, जिसका द्रव्यमान कितना होगा, 4 इकाई द्रव्यमान के बराबर होता है, जिसमें 2 प्रोटॉन और 2 न्यूट्रॉन होते हैं। इसी तरीके से हम बात करते हैं रेडियो सक्रियता की खोज, सिर्फ नाम ध्यान रखना है, हेनरी बैक्वेरल ने रेडियो सक्रियता की खोज की। कृत्रिम रेडियो सक्रियता की खोज आयरीन क्यूरी और जूलियट क्यूरी के द्वारा की गई है, और पोलोनियम रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा या मादाम क्यूरी के द्वारा की गई है। और किससे की गई है, पिच ब्लेंड अयस्क U3O8 यूरेनियम का अयस्क है, और इस अयस्क से पोलोनियम और रेडियम की खोज मैडम क्यूरी के द्वारा की गई है। RN रेडॉन है, रेडॉन की खोज किसके द्वारा की गई है, रदरफोर्ड के द्वारा की गई। ये सभी तत्वों के उदाहरण हैं, जिसमें रदरफोर्ड के नाम से आवर्त सारणी के अंदर परमाणु क्रमांक 104 का तत्व रदरफोर्डियम रदरफोर्ड के नाम पर रखा गया है, और ये बहुत महत्वपूर्ण एग्जाम्पल आपको ध्यान। तो RN की खोज या रेडॉन की खोज किसके द्वारा की गई, रदरफोर्ड। अब ये ध्यान रखना, एक RA प्रतीक आता है, एक RN आता है। तो RA रेडियम है, यहाँ पर दिया गया, और RN जो है ये रेडॉन है, ठीक है, और ये रेडॉन RN के रूप में प्रतीक के रूप में लिखी गई है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है।
अगले में बात करते हैं तत्वों के प्रतीक। तत्वों का ही अगला पार्ट है सिंबल्स या प्रतीक। तो तत्वों के प्रतीक में सर्वप्रथम डाल्टन द्वारा तत्वों के प्रतीक जो प्रदर्शित किए गए थे, जो कि प्राचीन तत्व प्रतीक है, जिनका आजकल उपयोग नहीं करते हैं, लेकिन आपको सिर्फ ध्यान रखना है इन तत्वों को ही कि किस रूप में दर्शाए जाते हैं। जिसमें आपके डाल्टन को तत्वों के रूप में, डाल्टन ने तत्वों को किस रूप में प्रदर्शित किया, ऊपर जो प्रतीक लिखे गए हैं ये आधुनिक तत्वों के प्रतीक हैं जो आवर्त सारणी के अंदर प्रयुक्त किए गए, और नीचे जो मैंने गोले के अंदर प्रदर्शित कर रखे हैं ये प्रतीक डाल्टन के द्वारा दिए गए प्रतीक हैं। सारे नहीं हैं, लेकिन अपने सरल बुक्स के अंदर या एनसीईआरटी बुक्स के अंदर जो दिए हुए हैं वही एग्जाम्पल मैं यहाँ प्रदर्शित कर रहा हूँ। जिसमें हाइड्रोजन बनाने के लिए हाइड्रोजन का प्रतीक गोला करके बीच में डॉट लगाते हैं। कार्बन पूरा काले रंग का गोला बना दिया जाए या काले रंग का ये वृत्त बना करके ये पट्टी के रूप में प्रदर्शित कर दिया जाए तो उसको कार्बन। ऑक्सीजन केवल गोले के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नाइट्रोजन गोल या वृत्त बना करके ऊपर से नीचे एक लाइन कर दी जाती है, इसका दो भागों में विभाजित कर दिया जाए तो ये नाइट्रोजन प्रतीक। सल्फर में प्लस का चिन्ह बना दिया जाए गोले में, सल्फर का प्रतीक। फॉस्फोरस, फॉस्फोरस का प्रतीक इस रूप में दिया जाता है जिसमें 120 120 120 डिग्री के ऊपर 3 लाइनें वृत्त के केंद्र में बनाई जाती है, उसी को फॉस्फोरस प्रतीक। ऐसे सोडियम, सोडियम में ऊपर से नीचे 2 पैरेलल लाइनें, नाइट्रोजन में 1 है, N अकेला है इसलिए, और यहाँ पर N के आगे A लिखा है सोडियम तो 2 पैरेलल लाइन है। और पोटेशियम की बात करें 3 पैरेलल लाइनों के रूप में तत्व प्रतीक लिखा गया है। ऐसे ही नीचे जो लाइन दे रखी है इसमें तत्वों के प्रतीक अंग्रेजी नामों को गोले में रख करके लिखे गए हैं, जिसमें प्लेटिनम के लिए प्रतीक में ब्रैकेट गोले में P लिखा गया है, गोल्ड में G लिखा गया है, मरकरी में यहाँ पर नाम नहीं लिखा गया है, लेकिन यहाँ आपको ध्यान रखना इस रूप में प्रतीक लिखा जाता है। ऐसे ही सिल्वर लिखा है Ag के लिए, Ag का मतलब अर्जेंटम से लिया गया सिल्वर, तो S लिखा जाए सिल्वर के लिए, तो S यहाँ पर लिखा हो तो ये किसका प्रतीक है, सिल्वर का, चांदी का प्रतीक है, न कि गंधक का, ये ध्यान रखना। वो फास्फोरस का प्रतीक नहीं है, ये प्लेटिनम का, फास्फोरस का प्रतीक ये है। ऐसे ही आयरन I के लिए Fe का प्रतीक आयरन के रूप में लिखा जाए। कॉपर के रूप में ब्रैकेट में C लिखा जाए तो कंफ्यूज नहीं होना, कार्बन नहीं है, कार्बन ब्लैक गोले के रूप में लिखा जाता है। ऐसे यदि लेड तो Pb, लेड या C से को अंग्रेजी में लेड कहते हैं, इसलिए गोले में अगर L लिखा जाए तो वह इस प्रतीक के रूप में प्रदर्शित किया जाता है। नेक्स्ट हम बात करते हैं आधुनिक तत्व प्रतीक। अब इसमें ये नाम जरूर ध्यान रखना, आधुनिक तत्वों के प्रतीक किसके द्वारा दिए गए, तो उस नाम है बर्जिलियस द्वारा। और बर्जिलियस तत्व या पद्धति के रूप में ही तत्वों के जो प्रतीक दिए गए हैं आज हम उन्हीं तत्व प्रतीकों का उपयोग करते हैं। और इसमें 3 तरीके से तत्व प्रतीक दिए गए हैं। नंबर 1 एकल अक्षर के रूप में प्रतीक, 2 अक्षर के रूप में प्रतीक जिसमें पहला अक्षर बड़ा दूसरा छोटा, और तीसरा लैटिन नाम के आधार पर तत्वों के प्रतीक। और 3 प्रक्रियाएं ही बर्जिलियस पद्धति के रूप में प्रयुक्त की गई है। और थोड़े जल्दी में हम पहला कर लेते हैं। एकल अक्षर युक्त तत्व प्रतीक कैपिटल लेटर से दिए जाते हैं, आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्पेलिंग सहित आपको ध्यान में रखना है। इसमें आपको ये एक जरूर ध्यान रखना, सल्फर को हम SULPHER या SULFER के रूप में भी लिखते हैं, कैपिटल S इसका प्रतीक है, जिसमें नाम का जो पहला लेटर है उस लेटर से हमने ये प्रतीक प्रदर्शित किए हैं। ऐसे ही हम बात करते हैं 2 अक्षर युक्त प्रतीक, लेकिन इसमें ध्यान रखना है पहला अक्षर है बड़ी ABCD में होना चाहिए और दूसरा अक्षर है वो छोटी ABCD में होना चाहिए, तभी हम 2 तत्वों के रूप या 2 अक्षर के रूप में तत्वों का प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। जैसे आर्सेनिक में AS, कैल्शियम में Ca, सिलिकॉन में Si, क्लोरीन में Cl, कोबाल्ट में Cu, ऐसे क्रोमियम के अंदर Cr। तो यहाँ पे पहला अक्षर बड़ी ABCD में, दूसरा अक्षर छोटी ABCD के रूप में लिखा गया है। ऐसे कॉपरनीशियम परमाणु क्रमांक 112 का तत्व Cn से, HO होल्मियम, He हीलियम, CS सीजियम, Sr स्ट्रोंशियम, इस तरीके से तत्वों के प्रतीक लिखे गए हैं। लैटिन नाम के आधार पर प्रतीक, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। लैटिन नाम के आधार पर दिए गए प्रतीकों में क्या प्रक्रिया है, तत्व टोटल कितने हैं, 11 तत्व ऐसे हैं जिनको कि लैटिन नाम के द्वारा इनके प्रतीक प्रदर्शित किए गए। और लैटिन नाम के प्रतीकों के अंदर 11 तत्व कौन कौन से हैं, पहला है सोडियम, लैटिन नाम है नेट्रियम इसलिए प्रतीक लिखा Na, पोटेशियम नाम है केलियम प्रतीक लिखा K, कॉपर क्यूपरम प्रतीक Cu,
टंगस्टन वोल्फ्रम कहलाता है, प्रतीक W। आयरन फेरम लैटिन नाम है, इसलिए प्रतीक Fe। लेड प्लम्बम लैटिन नाम है, इसलिए प्रतीक Pb। पारा मरकरी या लैटिन नाम है हाइड्रेरजीरम, इसलिए प्रतीक हो गया Hg। तो पारे का प्रतीक Hg क्यों है? क्योंकि इसका लैटिन नाम हाइड्रेरजीरम है। ऐसे ही सोना या गोल्ड ऑरम नाम है, इसका लैटिन नाम है, इसलिए प्रतीक ऑरम Aus। ऐसे ही चांदी अर्जेंटम, प्रतीक Ag। ऐसे टिन, इसका लैटिन नाम है स्टेनम, प्रतीक हो जाएगा Sn। ऐसे ही एंटीमनी 11वां तत्व है, नाम आपको इंपॉर्टेंट ध्यान रखना है, एक तो स्टीबियम और एक आपको वोल्फ्रम, बहुत इंपॉर्टेंट नाम है वोल्फ्रम और स्टीबियम। स्टीबियम के रूप में लैटिन नाम से इसका प्रतीक बनता है Sb और वोल्फ्रम के अंदर प्रतीक बनता है W। तो इसमें केवल 2 प्रतीक एक अक्षर युक्त हैं, बाकी के बाकी सारे 9 जो प्रतीक दिए गए हैं 2 अक्षर युक्त हैं और ये सभी लैटिन नाम से दिए गए हैं। और तत्व केवल या कितने तत्वों का लैटिन नाम के आधार पर प्रतीक दिया गया है? 11 तत्व है। तो ये तीसरी परिस्थिति है जिसमें बर्जीलियस पद्धति के अंदर हम तत्वों के प्रतीक प्रदर्शित करते हैं। ठीक है। इसके अलावा मानव शरीर के अंदर जो तत्व उपलब्ध हैं उनका क्रम आप इसका स्क्रीनशॉट ले लें। ऑक्सीजन सबसे अधिक, कार्बन, हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, कैल्शियम, फास्फोरस, पोटेशियम, सल्फर, सोडियम, क्लोरीन, मैग्नीशियम, आयरन, ये इसका क्रम है। और इसमें सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला अधातु तत्व है ऑक्सीजन और सर्वाधिक मात्रा में पाया जाने वाला धातु तत्व है कैल्शियम। इसके अलावा धातुओं का क्रम मैंने अलग से लिख रखा है, कैल्शियम, सोडियम, मैग्नीशियम और आयरन। तो सर्वाधिक कौन सा तत्व, धातु तत्व अपने शरीर में सर्वाधिक मात्रा में है? कैल्शियम। दूसरे नंबर पे सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर आयरन। इसी क्रम के अंदर अपने शरीर के अंदर या मानव शरीर के अंदर तत्व प्रतिशत मात्रा या भारात्मक प्रतिशत मात्रा के रूप में इस क्रम में उपस्थित रहते हैं। ऐसे ही भूपर्पटी में अर्थात अर्थ क्रस्ट के अंदर, पृथ्वी के अंदर जो सबसे ऊपर की परत है उस परत को हम भूपर्पटी कहते हैं, ऊपर की परत को। उस भूपर्पटी में तत्वों की प्रतिशत मात्राओं का क्रम भी यहाँ पर दे रखा है, जिसमें आपको कई बार तत्व में धातु तत्व पूछ सकते हैं, अधातु तत्व भी पूछे जाते हैं, तो वो प्रक्रिया ध्यान रखनी। तो भूपर्पटी में तत्वों की प्रतिशत मात्रा के आधार पर उस ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्यूमिनियम, आयरन, कैल्शियम, आप इसको किसी भी क्रम के रूप में या किसी भी तरीके से रट सकते हैं, लेकिन कम से कम 5 तक आपको या 6 तक आपको रट के रखना है, जिसमें ऑक्सीजन अधातु तत्व है, सिलिकॉन उपधातु तत्व है और एल्यूमिनियम धातु तत्व है। तो सर्वाधिक धातु तत्व एल्यूमिनियम, सर्वाधिक उपधातु तत्व सिलिकॉन भूपर्पटी में और सर्वाधिक अधातु तत्व ऑक्सीजन है जो भूपर्पटी में पाया जाता है। या फिर आप भूपर्पटी के अंदर सिलिका का सूत्र ध्यान रखें। सिलिका जो मिट्टी वगैरह, पत्थर, पहाड़ वगैरह हैं उसमें ज़्यादातर सिलिकेट है, तो सिलिकेट के अंदर SiO2 के रूप में सिलिकेट उपस्थित रहते हैं। तो सिलिकॉन और ऑक्सीजन 2 और 1 सिलिकॉन, इसलिए ऑक्सीजन सबसे अधिक, दूसरे नंबर पर सिलिकॉन आता है जो तत्व के रूप में प्रयुक्त है। तो यहाँ पर दूसरा तत्व सिलिकॉन और धातु में एल्यूमिनियम और उसके बाद आयरन। ध्यान रखना आयरन सस्ता है, लेकिन मात्रा प्रकृति के अंदर एल्यूमिनियम की ज़्यादा है, आयरन की मात्रा कम है। तो धातु तत्वों का क्रम भी अलग से दे रखा है। उपधातु में सिलिकॉन सबसे अधिक, धातु में ऑक्सीजन सबसे अधिक। और प्राचीन रसायन के अंदर जो हमने लैटिन प्रतीक दिए थे उसके आधार पर तत्वों की प्रतिशतता का या तत्वों के क्रम को यहाँ लिखा गया है। गोल्ड सबसे पहले खोज की प्राचीन रसायन के अंदर, गोल्ड की खोज सबसे पहले, सेकंड में कॉपर की। और ये दोनों धातुएं पीली धातुएं कहलाती है, जिनकी चमक या लस्टर पीले रंग की, येलो कलर की होती। बाकी सभी धातुएं कैसी है? वाइट लस्टर या सफेद चमक उत्पन्न करती है, जिसमें SN टीन, कॉपर और टीन मिलकर के क्या बनता है? कांसा। तो इससे युग का नाम भी रखा हुआ है कांस्य युग। उससे ऊपर कॉपर के नाम पर रखा है ताम्र युग या कॉपर एज। ऐसे ही सिल्वर की खोज उसके बाद आयरन की खोज, इसी के आधार पर नाम रखा गया है आयरन एज, लोह युग। इसी के बाद में हुई लेड और मरकरी की खोज इस क्रम के अंदर की गई। और एक अतिरिक्त सूचना यहाँ पर दे रखी है, जो दिल्ली के अंदर मेहरौली में जो लोह स्तंभ है जो 415 ईस्वी में बनाया गया है, उसमें प्योर 99.72% आयरन और कुछ मात्रा में इसमें फास्फोरस उपस्थित है। और इस वजह से फास्फोरस की उपस्थिति के कारण उस लोह स्तंभ में कभी आज दिन तक इतने सालों के बाद भी बिल्कुल भी जंग नहीं लगा है। इसलिए ये मेहरौली का लोह स्तंभ
पुराने प्राचीन समय के अंदर धातु निष्कर्षण की सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया को प्रदर्शित करता है। आज हम एडवांस हो गए हैं, लेकिन अभी भी हम किसी भी लोह पदार्थ या स्टील को निर्मित करते हैं, केवल स्टेनलेस स्टील को छोड़ के बाकी सभी स्टील के अंदर जंग लग जाता है, लेकिन इस लोह स्तंभ के अंदर ऊपर आज दिन तक जंग नहीं लगा है। तो इस तरीके से अपने 2 महत्वपूर्ण टॉपिक यहाँ पर कंप्लीट हो जाते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं इन टॉपिक से रिलेटेड प्रश्न और आंसर लेके प्रदर्शित करूँगा। इसके अलावा फिर नेक्स्ट टॉपिक के अंदर अगर 1 टॉपिक या 2 टॉपिक हुए तो उसके साथ साथ उनके प्रश्न भी देता रहूँगा। तो आप रेगुलर जुड़े रहिए और अधिक से अधिक शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए, ताकि सभी सूचनाएं आप तक समय से पहुँचती रहे। थैंक यू।